Welcome. Today we have topic of rectification according to the PMC syllabus, but we will look on to the semiconductors, types of semiconductors, then diode, then move on to the rectification. So this complete lecture will focus all these things which are present in electronics in a short, or we can say brief manner. So we will discuss all these things in a brief way. So let's start from the इलेक्ट्रॉनिक्स। और उससे भी पहले अगर हम सॉलिड स्टेट को शॉर्टली जो है ना देख लें कि सॉलिड स्टेट हम किसे कहते हैं, सॉलिड स्टेट का मकसद क्या होता है। एक्चुअली सॉलिड स्टेट का मकसद होता है कि a field of physics in which we are focused to study the electrical properties and the structure of the solids। जो स्ट्रक्चर है सॉलिड्स का वो हम स्टडी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो है हम स्टडी कर रहे होते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को। ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का मकसद होता है। अच्छा, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम जो थ्योरी इस्तेमाल करते हैं वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स होती है, जिसका मकसद होता है कि एक कंडक्शन बैंड होता है। इस तरह से हर कंडक्टर के अंदर, हर मटेरियल के अंदर तीन बैंड हम कंसिडर करते हैं। एक बैंड होता है जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, एक बैंड होता है जिसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड है या एनर्जी गैप भी उसे कहते हैं। मैं उसे ई गैप लिख रहा हूँ, ई गैप। तो एक्चुअली इसकी बेसिस पे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर देते हैं फॉर द सॉलिड्स कि अगर एनर्जी गैप बहुत स्मॉल है तो वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, अगर वेरी लार्ज है वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, अगर वो मॉडरेट है तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। स्ट्रक्चर में हम चले जाते हैं तो स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं कि जो सॉलिड्स हैं दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। और उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि इन विच द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन रिपीटेड मैनर। जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि एक ही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा होता है बार बार। जो स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा होता है उसे कहा जाता है यूनिट सेल। ठीक है, एक यूनिट सेल के अंदर जो दो एक तरह के एटम होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है उसे कहा जाता है लेटाइस कांस्टेंट। जो एटम्स की लोकेशन है, एटम कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, जो स्ट्रक्चर एक बनता है स्पेस के अंदर, उसे क्रिस्टल लेटाइस कहा जाता है या स्पेस लेटाइस कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास ये स्टडी है। और जो जिनमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उन्हें क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जिनमें रैंडम स्ट्रक्चर होता है कि कोई भी एटम कहीं पे भी लगा हुआ है तो उसे हम कहते हैं अमार्फस सॉलिड्स। ठीक है, ये एक्चुअली सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन है कि हम किस तरह से उसको स्टडी करते हैं। स्टडी के टर्म्स में क्लासिफिकेशन कि वी आर स्टडिंग सॉलिड स्टेट in terms of two different things. One is the structure and other one is the electrical properties. Electrical properties बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की बेसिस पे, स्ट्रक्चर जो है हम क्रिस्टलोग्राफी की बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन होता है कि हम जो क्रिस्टलोग्राफी है उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। एक्चुअली क्रिस्टलोग्राफी इज़ अ टेक्निक to study the crystal structure or structure of the solids using different beams। जो डिफरेंट बीम्स हैं वो इस्तेमाल करके, कौन कौन से बीम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। एक तो बीम इस्तेमाल किया जाता है एक्स रेज़ का। ठीक है, एक्स रेज़ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो एग्जैक्टली वेवलेंथ एक्स रेज वाली ही होती है। और इसी तरह से हम जो और यूज़ कर सकते हैं वो हम करते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं। और जो नहीं करते वो कौन से हैं, हम गैमा रेज़ को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, सवाल अगर हमसे ऐसे किया जाए
कि क्रिस्टलोग्राफी इज़ अ टेक्निकल स्टडी through which structure of the solids can be examined by using all of the following except। सबको इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ एक को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो कौन सा? गैमा रेज। गैमा रेज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। तो ये हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, इनको इस तरह की स्टडी में हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत हाई है, जिस वजह से उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग गैमा रेज। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कह लें या करंट कह लें या आप कह लें कंडक्शन कह लें। फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट और कंडक्शन इन दी सेमी कंडक्टर मटीरियल्स एंड सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस। सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स या सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस के अंदर जो आप चार्जेस का फ़्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो देखना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखना चाह रहे हैं, उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो चाहे वो सेमी कंडक्टर मटीरियल प्योर हो चाहे वो इम्प्योर हो। ठीक है, तो इसका मकसद है यहाँ से हमारी जो स्टडी स्टार्ट होती है वो होती है सेमी कंडक्टर के ऊपर। तो सेमी कंडक्टर क्या है? ऐसा मटीरियल जिसमें से कंडक्शन भी हो रही हो और वो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा हो, उसे सेमी कंडक्टर कहा जाता है। तो सेमी कंडक्टर की खासियत क्या होती है? सेमी कंडक्टर्स की खासियत कुछ ऐसी होती है कि उसमें जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने नेबरिंग एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना रहे होते हैं और वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ना हो रही होती है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन इनिशियली फ्री नहीं होता। तो ये मैं एक स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ कि लेट्स से ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है और सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में सिलिकॉन फोर्थ ए ग्रुप में से है। इसका मकसद है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 4 सिर्फ इसमें ही नहीं है, दूसरे में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। उसको चले मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ कि इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास किसी और कलर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद हैं। और इसी तरह से हर एक जो एटम है यहाँ पे उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं तो वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बॉन्डिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो उस म्यूचुअल शेयरिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। मैं अभी इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन सारे आ गए। अब ये जब एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो उस शेयरिंग में सारे के सारे बाउंड हो जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होने की वजह से ये यहाँ पे बाउंड हो गया, ये यहाँ पे बाउंड हो गए, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाउंड। जब सारे बाउंड हो जाएंगे तो कंडक्शन वाला प्रोसेस जो है इनिशियली हो नहीं पाएगा। ठीक है, जब कंडक्शन इनिशियली नहीं हो पाएगी तो इनिशियल बिहेवियर इसका क्या होगा? इंसुलेटर। और उसके बाद जब इसको इतनी पोटेंशियल दी जाएगी कि ये बांड ब्रेक हो रहे हों, जब बांड ब्रेक हो रहे हो तो बांड ब्रेक होने की वजह से फिर हमें क्या मिलेगा कि वहाँ पे कंडक्शन हो सकती है। जब कंडक्शन हो सकती है तो फिर हम कहेंगे कि ये पहले इंसुलेटर था, अब कंडक्टर है, दैट्स वाई इट इज़ सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पे ये सेमी कंडक्टर का स्ट्रक्चर है। और जब कहीं पे जो बांड टूटेगा तो बांड टूटने से असल में होगा क्या? बांड टूटने की वजह से हो ये रहा होगा कि वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको फिर से शो करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल जाएगा। लेट्स से ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे वैकेंसी हो गई।
इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लेट्स से इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे वैकेंसी हो गई। अब ये वैकेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही होगी, तो इसकी अट्रैक्शन को लेट्स से यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, तो वही गैप यहाँ पे हो गया। जब वो गैप यहाँ पे हो गया तो वैकेंसी इधर, फिर इसी तरह से लेट्स से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ये वैकेंसी पूरी हो गई, तो वैकेंसी यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से ये मैकेनिज़्म चलता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहा है तो वैकेंसी जो है दूसरी तरफ जा रही है। तो वैकेंसी को यहाँ पे होल कंसिडर किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन ही तस्वुर किया जाता है। तो दो तरह के मेजॉरिटी कैरियर्स हो सकते हैं, मतलब करंट कैरिंग जो चार्ज होती है उसे हम कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर। तो वो मेजॉरिटी कैरियर दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन, एक हो सकता है होल। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, होल का बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज की तरह है। वो पॉजिटिव चार्ज असल में है नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह का उसका बिहेवियर है। तो जब भी कोई प्योर सेमीकंडक्टर, ये प्योर है क्योंकि इसमें कोई भी दूसरा एटम नहीं है, तो प्योर सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इन प्योर सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी कैरियर्स आर, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग मेजॉरिटी कैरियर्स आर इन एक्सेस, क्योंकि असल में मेजॉरिटी कैरियर हम कहते ही उसको हैं जिसकी एक्सेस हो, ठीक है ना। इन प्योर सेमीकंडक्टर्स विच आर दी मेजॉरिटी कैरियर्स, ऑप्शन ए में लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑप्शन बी में के होल्स होंगे, ठीक है, सी में बोथ इन इक्वल अमाउंट, ठीक है, या क्वांटिटी कह लें आप, दोनों इक्वल में होंगे, डी नन ऑफ दीज, कि इनमें से जो है ना कोई भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट है पॉजिटिव और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं है। प्योर सेमीकंडक्टर में होता ही ऐसे है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है और होल्स की तादाद है वो इक्वल होती है, वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती। अब प्योर सेमीकंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो रही होती है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो एटम है इनकी वाइब्रेशन, इनके दरमियान का मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। मीन फ्री पाथ बढ़ने से जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर होगी। जब बॉन्डिंग कमज़ोर होगी तो बॉन्डिंग कमज़ोर होने की वजह से कंडक्शन जो है वो बढ़ रही होगी। तो बॉन्डिंग कमज़ोर, रेजिस्टेंस कम, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद करने की है कि इन सेमीकंडक्टर्स द रेजिस्टेंस इज़ डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से वो चीज़ डिक्रीज़ हो रही होती है। फिर हम क्या करते हैं कि इन सेमीकंडक्टर्स में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करके उनकी कंडक्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इम्प्योरिटी असल में होती क्या है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल की कुछ अमाउंट, मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इसमें हमने कंडक्टर मिक्स कर दिया थोड़ी सी अमाउंट, तो उसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। एक्चुअली इम्प्योरिटी जब ऐड की जाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द conduction ability of semiconductors is enhanced by adding a controlled amount of impurity। कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करने से जब कंडक्शन वाली एबिलिटी हम बढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो वो डोपिंग जो है हम दो तरह की करते हैं, एक के फोर्थ ए ग्रुप से ऊपर वाला मीन्स फिफ्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट उसमें ऐड करें, या थर्ड ग्रुप का उसमें कोई एलिमेंट ऐड करें, ठीक है। जब हम थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, मतलब हमने डोपिंग स्टार्ट कर दी और उस डोपिंग में क्या कर रहे हैं कि हमने थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड किया, इस तरह से कि थर्ड ग्रुप का,
लेट्स से थर्ड ग्रुप से मैं यहाँ पे कोई भी जो है ना एक्स एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम इस तरह से जो है ना है। अब चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करना है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे ये एक वैकेंसी बच जाएगी इलेक्ट्रॉन की, कि जिस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे वैकेंसी हो गई। तो इसका मकसद है इसको ऐसे ही हम ट्रीट करेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे हो जाएगी वैकेंसी, तो ये वैकेंसी होल है। तो हर यूनिट सेल के अंदर एक यहाँ पे होल होगा। ठीक है, जब होल होगा तो इसको हम ट्राइवेलेंट डॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइवेलेंट डॉपिंग आप कह लें या आप इसे कह लें कि यहाँ पे जो ये डॉपिंग हो रही है ये एक्सेप्टर डॉपिंग है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, एक्सेप्टर डॉपिंग। तो एक्सेप्टर का बिहेवियर पॉजिटिव की तरह है तो इसे हम कहते हैं पी टाइप। ये पी टाइप मटेरियल बन गया। और इसी तरह से ऐसे भी होता है कि कोई हमने वाई एलिमेंट उसमें मिक्स कर दिया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, फिफ्थ ग्रुप में से था, तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो इस तरह से हुई कि एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया। जब इलेक्ट्रॉन बच गया तो इलेक्ट्रॉन के बचने की वजह से हम कहेंगे कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हर एक यूनिट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे जो बिहेवियर है वो एक तो उसे हम कहेंगे कि ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है या पेंटावेलेंट डॉपिंग है, और उसके साथ साथ हम इसे कहेंगे कि ये डोनर डॉपिंग है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम इसे कहते हैं कि इसका बिहेवियर नेगेटिव की तरह का है, सो इसे नेगेटिव टाइप मटेरियल भी कहेंगे, नेगेटिव टाइप डॉपिंग भी कहेंगे। सो हम सवाल अब लिखते हैं दैट आर वेरी सिंपल, उनमें कोई जो है ना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हम कहते हैं कि व्हाट आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन पेंटावेलेंट डॉपिंग। जो पेंटावेलेंट डॉपिंग है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं? ऑप्शन ए में हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी में हम लिखते हैं कि होल्स, ऑप्शन सी में हम लिखते हैं कि बोथ आर इक्वल, या हम डी में लिखते हैं कि नन ऑफ दीज। ठीक है, हमने एक सवाल ये लिख लिया। तो इसमें डेफिनेटली जो पेंटावेलेंट डॉपिंग है उस पेंटावेलेंट डॉपिंग के नतीजे में हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा होता है वो मिल रहा होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है। तो इसका मकसद है इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेजॉरिटी कैरियर्स। अच्छा, दूसरा सवाल लिखते हैं कि इन विच टाइप ऑफ मटीरियल द मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। कौन सा टाइप जो मटीरियल्स का है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं? ऑप्शन ए के हम कहें प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स में होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। बी नेगेटिव टाइप मटेरियल्स, सी पी टाइप मटेरियल्स, या डी कंडक्टर्स। ठीक है, कौन से मटेरियल्स में हमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स मिलते हैं? तो वो आंसर हमारे पास है कि पी टाइप मटेरियल के अंदर वो हमें होल्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर मिल रहे होते हैं। सो अगर हम इस तरह से आ जाएं कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन पी टाइप मटेरियल। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँगा, ज़रूर लिखूँगा, उसके बाद हम जो है ना इसको आंसर करते हैं। व्हाट इज़ द नेट चार्ज, ठीक है, ऑन पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या होती है? ऑप्शन ए 0,
ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी इधर बी और सी। ठीक है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, इनमें से कोई हो सकती है। तो जो मटेरियल हमने यहाँ पे देखा ये है हमारे पास पी टाइप मटेरियल, ये वाला हमारे पास पी टाइप मटेरियल है। ठीक है, तो इस पी टाइप मटेरियल में आप देखें कि ये एक्स हमने एलिमेंट ऐड किया तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन हैं। यहाँ पे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल। तो यहाँ पे होल बॉन्डिंग की वजह से बना है। ठीक है ना कि उसमें से किसी एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किया, लेकिन एटम के पास 3 चार्जेस थी, इनके पास 4 चार्ज थी, इस वजह से एक यहाँ पे डिफिशेंसी है। वो डिफिशेंसी ऐसे हमने क्रिएट नहीं की कि ये एटम था उसमें से इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए तब यहाँ पे वैकेंसी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जितनी इसके पास पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर थी उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, वही यहाँ पे प्लेस किया है। बॉन्डिंग में एक डिफिशेंसी है, तो इसका मकसद है ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। बॉन्डिंग में एक चार्ज पॉजिटिव की ज़्यादा है, नेगेटिव की कम है बॉन्डिंग के हिसाब से। ठीक है, एक्चुअली देयर इज़ नो डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं है, वो इक्वल है। जब इक्वल है तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज बनेगी वो क्या होगी, ज़ीरो। ये सिर्फ पी टाइप के लिए नहीं है, ये एन टाइप के लिए भी है। अगर यही सवाल एन टाइप के लिए आ जाए तो वहाँ पे भी नेट चार्ज मटेरियल के ऊपर ज़ीरो है, नेट चार्ज उसके ऊपर नहीं होती। ओके जी, तो ये जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल हैं इन्हें कहा जाता है एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। फिर इनके मिलने से जब हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करके हम क्या कर रहे होते हैं कि एक मटेरियल बना रहे होते हैं, एक ऐसे कह लें कि डिवाइस बना रहे होते हैं जिसके 2 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे ये लेट से पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो पी टाइप और एन टाइप को ऐड करने से हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि डिवाइस जो है ना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये डिवाइस नहीं है, कंपोनेंट आप कह लें कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें हमने पी टाइप और एन टाइप को ऐड किया है। तो पी टाइप और एन टाइप को ऐड करके हमने ये बनाया, इसे कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड, ये उसका कंप्लीट नाम है। तो हम उसे सिंपली डायोड भी कह सकते हैं। डायोड का मकसद है 2 टर्मिनल वाली डिवाइस। पी एन जंक्शन डायोड इस वजह से कि पी और एन एक जगह पे कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन वाली पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, इसके अंदर होल्स थे और इसके अंदर जो हमारे पास ये नेगेटिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है और यहाँ पे होल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे एक्चुअली, पहले यहाँ पे एक्चुअली चार्ज नहीं थी, अब यहाँ पे एक्चुअली चार्ज आ गई। पहले यहाँ पे एक्चुअली चार्ज नहीं थी, अब यहाँ पे एक्चुअली चार्ज आ गई। तो ये हमारे पास जो है ना चार्ज इस तरह से क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं नेगेटिव नहीं देता क्योंकि दोनों में फ़र्क ज़ाहिर करें ना, इनको मैं ई लिख रहा हूँ कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक लेयर बन गई दोनों साइड्स पे, और उस लेयर में आप ये देख लें कि पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो चुकी है और नेगेटिव साइड पे एन टाइप वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो चुकी है। तो ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, ये साइड नेगेटिव पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह से पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये
ये पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। और ये पोटेंशियल बैरियर चार्जेस को फर्दर डिफ्यूज़ होने से रोकता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 वोल्ट तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है वो 0.1 से लेके 0.3 तक वो होती है, ठीक है। 0.3 वोल्ट इतनी उस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है। तो अब ये जो पोटेंशियल बैरियर बना, इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से चार्जेस का फ्लो रुक जाता है। जब भी आप एक्सटर्नल वोल्टेज दें और वो एक्सटर्नल वोल्टेज इसी टाइप का हो तो चार्जेस फ्लो नहीं हो सकती। वो पोटेंशियल जो इसके अपोजिट होता है, इस पोटेंशियल बैरियर के अपोजिट होता है, वो चार्जेस को फ्लो करवा सकता है, क्योंकि इस पोटेंशियल ने भी चार्जेस को रोका है। और अगर इसी तरह का कोई और पोटेंशियल आएगा तो वो भी चार्जेस को रोकेगा, वो चार्जेस को मूव नहीं होने देगा। तो यही रीज़न है कि पीएन जंक्शन डायोड एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है और दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं देता। फिर हम इसकी ब्यासिंग देखते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। जैसा कि मैंने कहा कि ये पी टाइप, ये एन टाइप, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। इसको हम ऐसे कनेक्ट करें कि पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड ब्यासिंग। वो फॉरवर्ड ब्यासिंग क्यों है? इस वजह से फॉरवर्ड है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है इधर हायर इधर लोअर। मैं और कलर लेके आपको यहाँ पे शो करके देता हूँ कि यहाँ पे हायर है और इधर लोअर है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये साइड हायर कर दी, ये साइड हायर पोटेंशियल और ये साइड हमने लोअर पोटेंशियल कर दी। मीन्स इसके अपोजिट हमने बिहेवियर ले लिया। जब इसके अपोजिट लिया तो यहाँ से कंडक्शन होना शुरू हो जाती है, चार्जेस जो हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाती हैं। तो इसे इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑन सर्किट। ये सर्किट ऑन होता है इस कंडीशन में। पीएन जंक्शन डायोड से करंट फ्लो हो सकता है, कौन सी ब्यासिंग में? फॉरवर्ड ब्यासिंग में। या हम कहें कि जब पी टाइप वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होगा तब उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, अगर हम इसको इस तरह से कनेक्ट करें कि जो हमारे पास पी टाइप वाला मटेरियल है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें और जो हमारे पास एन टाइप वाला है उसे हम कर दें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ पे जो पोटेंशियल इसका अपना है वो ऐसे है कि इधर हायर इधर लोअर, और हमने भी इसी तरह से दे दिया है कि इधर हायर इधर लोअर। पॉजिटिव को हायर अज्यूम किया जाता है, नेगेटिव को लोअर, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है कि ग्राफ में यहाँ पे ज़ीरो होता है तो इधर पॉजिटिव, ठीक है, इधर जो है ना नेगेटिव, इस तरह से -3 -2 -1 +1 +2 +3 इस तरह से। तो ये लोअर पोटेंशियल इस साइड पे है, नेगेटिव, हायर इस तरफ। तो ये चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता। जब चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता तो फिर हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसे रिवर्स ब्यास कहना है और यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये ऑफ सर्किट है, ऑफ है। ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है और इधर से इस तरफ। तो आप शॉर्टकट में एक सेंस बना लें, जब पी टाइप में करंट इंजेक्ट होगा, उसको दिया जाएगा, उसकी तरफ धकेला जाएगा, तो ये सर्किट ऑन होता है। और जब उसमें से पुल किया जाएगा, उसमें से खींचा जाएगा करंट, तो वो ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो पी टाइप में जब भी आप चार्जेस का फ्लो, कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, हम कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं,
जब भी कन्वेंशनल करंट पी टाइप में इंजेक्ट होगा तो डायोड ऑन होगा, जब भी पी टाइप से पुल होगा कन्वेंशनल करंट तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये है उसका कंप्लीट बिहेवियर। तो अब ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी बेसिस पे फिर हमें ग्राफ मिलते हैं इसके, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स इसके इस तरह से होते हैं कि ये कर्व इस तरह से जाता है। ठीक है, हमें पता है कि जो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए जो इस तरह का कर्व होता है वोल्टेज वर्सेस करंट, वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन वाला जो भी कंडक्टर होता है उसे कहा जाता है ओहमिक कंडक्टर। तो इसका मकसद है, ये क्लियर है कि जो डायोड है वो नॉन ओहमिक कंडक्टर है। ठीक है, इट इज़ नॉन ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक है नेचर में। ओके, ये जो इसका ग्राफ होता है दिस इज़ फॉर द फॉरवर्ड ब्यास, ये मतलब हमेशा के लिए नहीं है, फॉरवर्ड ब्यास के लिए है। और अगर रिवर्स ब्यास के लिए लें तो रिवर्स ब्यास के लिए तो करंट उसमें से फ्लो होता ही नहीं। ठीक है, करंट नहीं फ्लो होता, तो करंट नहीं फ्लो होता तो ये लाइन ऊपर क्यों है? वो इस वजह से कि अ लिटिल बिट करंट उसमें से पास हो सकता है, जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। वो किसी भी थ्योरी की बेसिस पे डिफाइन नहीं हो रहा होता, इस वजह से हम उसे लीकेज करंट कहते हैं कि वो किसी किस्म की लीकेज हो रही है, अदरवाइज़ कोई भी थ्योरी उसे जस्टिफाई नहीं करती। तो ये रिवर्स ब्यास के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है। अब जो फॉरवर्ड ब्यासिंग है, रिवर्स ब्यासिंग है, ये किसी सर्किट में दोनों की दोनों एट ए टाइम काम कर सकती हैं। मतलब किसी एक लम्हे पे फॉरवर्ड ब्यासिंग, किसी एक लम्हे पे रिवर्स ब्यासिंग, ऐसा हो सकता है। वो कैसे होगा? वो इस तरह से होता है कि हम क्या करते हैं कि एक हमने ये ट्रांसफार्मर ले लिया। ट्रांसफार्मर लेना ज़रूरी नहीं है, अगर मैं ट्रांसफार्मर के सिवा आपको समझाता तो भी समझा सकता था। तो ट्रांसफार्मर इसलिए लेना, यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि आपको ये पता हो कि एसी करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो ट्रांसफार्मर से एसोसिएटेड होता है। ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर कि ट्रांसफार्मर वोल्ट्स को अप करता है या डाउन करता है, लेकिन ये बात आप याद रखें कि ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ट्रांसफार्मर कैन ओनली वर्क ऑन, ठीक है, सिर्फ वर्क कर सकता है किसके ऊपर, कैसे वर्क कर सकता है? ऑप्शन ए, वर्क ऑन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग पे काम कर सकता है, या बी में डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट पे काम कर सकता है, या बोथ, दोनों पे काम कर सकता है, या किसी पे भी काम नहीं कर सकता, या एसटीडी कह लेते हैं। ठीक है, एसटीडी करंट। तो कौन से करंट पे काम कर सकता है? तो वो मैं आपको आंसर पहले ही दे चुका हूँ, बट एमसीक्यू के फॉर्म में आप लिखेंगे तो जब आप रिवीजन करेंगे तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को याद भी करें। तो ये ट्रांसफार्मर है, तो एक वायर हम यहाँ से ले लेते हैं। अब देखें, इस ट्रांसफार्मर में से कभी करंट इधर जा रहा होगा, कभी करंट इधर जा रहा होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ भी ऐसा ही होगा, कभी करंट इस तरफ जा रहा होगा, कभी करंट इस तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ से जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट इस तरह से होगा कि एसी करंट अल्टरनेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटपुट पे मिल रहा होगा इस वक्त वो भी इसी तरह का होगा कि एसी करंट। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लगा दें डायोड, ये असल में डायोड की सैम्बल होती है। ठीक है, ये जो सैम्बल है ये डायोड की सैम्बल है, ये साइड पॉजिटिव पी टाइप कंसिडर की जाती है, ये एन टाइप। ठीक,
तो इस तरह की डायोड की शेप होती है। अगर आपको यहाँ से इस तरह से इजी समझ नहीं आता तो हम इस तरह से ले लेते हैं कि इधर पी टाइप ले लेते हैं, यहाँ पे पी टाइप है, यहाँ पे एन टाइप है, और फिर हमने ये इसको एक रेजिस्टर दे दिया जिसे कहा जाता है लोड रेजिस्टर। ठीक है, आर एल लोड रेजिस्टर, मतलब कोई भी आउटपुट डिवाइस आप लगा लें उसे लोड कहा जाता है। मतलब आपने जनरेटर ऑन किया, फिर उसके ऊपर आपने एक बल्ब ऑन कर दिया, वो बल्ब लोड है और उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। आपने पंखा चला लिया, वो पंखा लोड है। ठीक है ना, इसी तरह से उसे लोड रेजिस्टर कहा जाता है। अब आप देखें कि ये डायोड जब यहाँ पे आ गया तो अभी अभी हमने कहा कि पी में कन्वेंशनल करंट इंजेक्ट होगा तो वो ऑन होगा और आगे चार्जेस चली जाएंगी। जब उसमें से पी में से कन्वेंशनल करंट पुल होगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, वो बंद हो जाएगा और करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा। तो यहाँ पे आप देखें करंट एक बार इस तरफ आ रहा है तो ये ओपन हो जाएगा और वो करंट यहाँ से रेजिस्टर में से गुजर जाएगा। ठीक है, ये करंट यहाँ से गुजर गया, तो जब वो वापस होने की कोशिश करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। मतलब करंट वापस होने की कोशिश ज़रूर करेगा लेकिन ये ऑफ हो जाएगा, कोई भी चार्ज वापस नहीं जा सकेगी। फिर जब इधर आएगा ऑन हो जाएगा, करंट इस तरफ चला जाएगा, फिर वापसी की तरफ बंद, फिर इधर आने के लिए ऑन, वापसी के लिए बंद, फिर इधर आने के लिए ऑन, वापसी के लिए बंद। अब करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जब हमने रेजिस्टर लगा दिया तो रेजिस्टर लगाने की वजह से क्या हुआ, सिर्फ एक डायरेक्शन वाला करंट उसमें से फ्लो हो सकता है। ये जो डॉटेड मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ ये ब्लॉक हो गई, तो फिर इस तरफ वाला करंट जो है ना उसमें से आगे चला गया। तो जब आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लेते हो, इसे कहा जाता है कि ये रेक्टिफिकेशन है। जो कि हमने टॉपिक लिखी थी रेक्टिफिकेशन, एक्चुअली ये रेक्टिफिकेशन ये है। रेक्टिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अल्टरनेटिंग करंट इज़ कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो प्रोसेस जिसमें अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में आप कन्वर्ट कर लें वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और इस ये प्रोसेस है सारा रेक्टिफिकेशन का। इस रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में हमने आधी साइकिल, क्योंकि हर एक साइकिल के अंदर दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक इधर आने वाला दूसरा इधर जाने वाला, तो एक आधा साइकिल हमने ले लिया, आधा साइकिल ज़ाया हो गया, तो हमने इसमें से हाफ साइकिल लिया है, तो इसे कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। तो इसी तरह से अगर आप ऐसा मैकेनिज़्म करें कि इधर भी डायोड लगा दें और वो डायोड बाकी जो हाफ है वो इधर वाला डायोड उसको रेक्टिफाई कर रहा हो, तो फिर हमें कंप्लीट फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल जाती है। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम इस तरह से लिखते हैं कि एक डायोड ने आधा साइकिल दिया ये D1 की वजह से, और दूसरा आधा साइकिल भी इसी तरफ D2 की वजह से, फिर ये आधा साइकिल D1 की वजह से, फिर आधा साइकिल D2 की वजह से। तो इस तरह से हमें अल्टरनेटिंग करंट में से डायरेक्ट करंट मिल जाता है, विच इज़ नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो इसमें से जो MCQ आपसे हो सकते हैं वो ये इस तरह के हो सकते हैं। एक तो डेफिनेशन में से कि भाई व्हाट इज़ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच हाफ ऑफ द AC साइकिल इज़ कन्वर्टेड इनटू DC। अगर full wave of AC cycle is converted into DC, it is known as full wave rectification। ठीक है, उसे full wave rectification कहा जाता है। दूसरा इस तरह से हो सकता है कि आपको डायग्राम दे के पूछा जा सकता है कि भाई ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। तो अगर आप देखेंगे इस तरह से, जो पहले मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिया था वो आप देखें इस तरह से हो तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डायोड की सैम्पल यही हो, डायोड की सैम्पल ये भी हो सकती है और उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर वो स्ट्रक्चर जो अभी अभी मैंने मिटाया यहाँ से वो हो तो इसका मकसद है वो
फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। तो फुल वेव और हाफ वेव में से जस्ट इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, कैलकुलेशन इसमें नहीं हो सकती। अब उसके बाद हैं डायोड के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फोटोडायोड। फोटोडायोड हम उसे कहते हैं कि जिसमें से करंट फ्लो हो सके फोटॉन की गिरने की वजह से, ठीक है, फोटोडायोड। तो फोटोडायोड को आप सिंपली अगर डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसे दे लें कि अ डायोड विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसे ऐसे कहा जाएगा, मतलब वो क्या करता है कि हमेशा रिवर्स्ड ब्यास में लगाया हुआ होता है सर्किट में। फोटोडायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सर्किट इन रिवर्स्ड ब्यास। ये एमसीक्यू है, ये जो है ना आपने याद रखना है कि फोटोडायोड हमेशा सर्किट में रिवर्स्ड ब्यास कनेक्टेड होता है, फॉरवर्ड या कोई और उसकी नहीं हो सकती ब्यासिंग, हमेशा रिवर्स ब्यास। क्यों? जब हमेशा रिवर्स्ड ब्यास वो कनेक्टेड होता है, यहाँ पे इधर P है इधर N है, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या होता क्या है कि यहाँ पे इसमें से करंट फिर फ्लो नहीं हो रहा होता। क्यों फ्लो नहीं हो रहा होता? इस वजह से कि बॉन्डिंग कंप्लीट हो रही होती है, या ऐसे कह लें कि यहाँ पे जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मर्ज हुए हुए होते हैं। जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में ऐसे कहा ना, जब मैं आपको डायोड का स्ट्रक्चर समझा रहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे होल है, ये होल्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये असल में मर्जिंग हो गई किसकी? इलेक्ट्रॉन और होल की। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसका मकसद है यहाँ पे भी मर्जिंग हो गई, तो ये मर्ज हो चुके होते हैं। अब यहाँ से कंडक्शन नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बन गया, दूसरी तीसरी ये सारी चीज़ें हो गई, पोटेंशियल बैरियर बन गया, चार्जेस को रुकावट हो गई, बाहर वाला पोटेंशियल दिया उसने भी रोक लिया, तो ये सारा हो गया सिस्टम। अब ये क्या इसमें से करंट फ्लो होना मुमकिन ही नहीं? मुमकिन है। कब? जब ये चार्जेस और इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से अलग हों, तो वो होल में से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए। जब फोटान आके यहाँ पे गिरता है और इसको एनर्जी देता है, तो एनर्जी देने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस होल से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है तो वो यहाँ पे चला जाता है। जब यहाँ पे चला जाएगा तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ वाला होल यहाँ पे आ गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो एक प्रोसेस, चार्जेस के मूव होने का एक प्रोसेस शुरू हो गया, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल गई। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है फोटोडायोड। और फोटोडायोड की जो सिंबल होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि उसके ऊपर जो लाइट के रेज हैं वो गिर रहे होते हैं, तभी वो काम करता है। एक और डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड इसके अपोजिट में होता है, वो हमेशा फॉरवर्ड ब्यास होता है, और वो क्या करता है, चार्जेस के मूव होने की वजह से लाइट इमिट कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड ब्यास, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो होने की वजह से, जो करंट फ्लो होने की वजह से उसमें से लाइट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होंगे। और एक और होता है फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल भी एक डायोड का ही किस्म है, लेकिन उसमें वो ना फॉरवर्ड ब्यास कनेक्ट किया जाता है ना रिवर्स ब्यास कनेक्ट किया जाता है, उसको एक्सटर्नल वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इसी तरह से फोटोडायोड की वजह से, फोटोडायोड की तरह लाइट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करता है, लेकिन इसमें बैटरी होगी तब इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल देने की ज़रूरत नहीं होती फोटोवोल्टिक सेल को। तो अब इन तीनों में से आपको कंक्लूसिवली अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द डायोड डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल वोल्टेज फॉर इट्स ऑपरेशन, वो अपने काम के लिए कौन से जो कौन सा जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट
अपने ऑपरेशन के लिए, अपने काम के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं मांगता, उसको एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती, तो वो डेफिनेटली कौन सा है, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है। कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मस्ट बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, तो वो होता है फोटो डायोड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मस्ट बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। तो ये डायोड की सारी जो है ना आज की डिस्कशन है, जिसमें हमने डायोड को कम्प्लीटली डिस्कस किया। अब ट्रांजिस्टर होता है, वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन ब्रीफली मैं उसका आपको बता दूं, वो एक्सटेंशन है, ऐसे कह लें कि डायोड की। उसमें क्या होता है कि 3 मटेरियल जो है ना कंबाइन करके उसको बनाया जाता है, और जो 2 साइड वाले होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, या N हो सकते हैं, ठीक है, या P हो सकते हैं, तो दरमियान वाला अपोजिट होता है। अगर ये N है, ये P होगा, और अगर ये P है तो ये N होगा। तो सेंट्रल लेयर को हम कहते हैं बेस, और आउटर लेयर में से एक होता है कलेक्टर, एक होता है इमिटर। बेस कंट्रोल करता है इमिटर और कलेक्टर के दरमियान के करंट को। जो सेंट्रल लेयर होती है उसकी थिकनेस एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर, सिर्फ इतनी थिकनेस होती है उस लेयर की। ठीक है। तो इस कंपोनेंट को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये ट्रांसफ़र भी कर रहा होता है, रेजिस्ट भी कर रहा होता है। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, जो इसका रेयर पार्ट होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होता है। और इसी तरह से अगर हम इसको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इट्स फर्स्ट जंक्शन, क्योंकि इसमें 2 जंक्शन है, एक पीएन जंक्शन यहाँ पे, एक पीएन जंक्शन यहाँ पे, तो उसका फर्स्ट जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना होता है। ठीक है। द इमिटर बेस जंक्शन मस्ट केप्ट फॉरवर्ड बायस फॉर एनी ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। कोई भी आप उसका ऑपरेशन ले लें, उससे आप एम्पलीफिकेशन ले लें, उससे आप कोई दूसरा काम ले लें, हमेशा उसको फॉरवर्ड बायस रखना होता है। तो जो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो भी इमिटर में से करंट जाता है, मतलब यहाँ से जो भी करंट जा रहा होता है, ठीक है, इमिटर में से करंट लेट से, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 5% बेस की तरफ जा सकता है, बाकी 95% और मोर कलेक्टर की तरफ करंट जा रहा होता है। दिस इज़ मेंशन्ड इन ऑपरेशन। ठीक है ना। ऑपरेशन कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है, ये चीज़ आपके लिए MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें अगर MCQs उसमें से आ जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो जो ट्रांजिस्टर है वो काम कौन से आता है, इट इज़ मोस्टली यूज टू एम्पलीफाई द वोल्टेज, एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो एम्पलीफिकेशन कैसे करता है कि एम्पलीफिकेशन पहले तो है क्या, लो वोल्टेज वाले सिग्नल को अगर हाई वोल्टेज या हाई एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल बना दिया जाए, इसे कहा जाता है एम्पलीफिकेशन। मीन्स आप उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर दें, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करने वाले प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर जो भी उसको सिग्नल मिलता है उस सिग्नल का वोल्टेज इंक्रीज़ करने की सलाहियत रखता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एम्पलीफायर। ठीक है। तो ये शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में जो है ना ट्रांजिस्टर के बारे में, और फर्दर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द 17th चैप्टर, और उसमें से जो टॉपिक्स हैं PMC सिलेबस के अंदर हम उन पे डिस्कस करेंगे।